हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रेड क्वीन के एपिसोड 1 to 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें एक लड़की से दिखाई जाती है जो खुद की जान लेने की कई बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन अफसोस वो उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती। और उसी दौरान हम एक पुलिस वाले जॉन को देख पाते हैं जो उसी लड़की से मिलने के लिए पहुंचा है, जिसका नाम एंटोनिया है। और जैसे ही जॉन एंटोनिया के दरवाजे के पास पहुंचता है तो देख पाता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है, और हम देख पाते हैं कि एंटोनिया को भी उसके आने का आभास हो गया है, जिस कारण वो उसे यही कहती है कि वो वापस जा सकता है क्योंकि उसे मेंटोर से नहीं मिलना। जो सुन जॉन शॉक हो जाता है और ये सोच बैठता है कि इसे कैसे पता कि मैं मेंटोर के कहने पर यहाँ आया हूँ। साथ ही एंटोनिया उसे ये तक बताती है कि वो एक पुलिस वाला है जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, जो चीजें जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो उसे सिर्फ यही कहता है कि वो उसके साथ चले और ये सारे झमेले को खत्म करे। पर एंटोनिया मना कर देती है, जिस कारण जॉन वहाँ से जाने लगता है। पर फिर एंटोनिया उसे रोक यही कहती है कि अगर वो उसके एक सवाल का जवाब दे देगा तो वो उसके साथ जाने को रेडी है, जिस कारण जॉन भी हाँ कह देता है। और हम देख पाते हैं कि एंटोनिया ने सिर्फ उससे सवाल इसीलिए पूछा था ताकि वो ये जान पाए कि सच में जॉन एक अच्छा इंसान है या नहीं, जिसका जवाब देते ही जॉन वहाँ से चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि एंटोनिया उसके पास एक और सवाल के साथ पहुँचती है, जो सवाल ये है कि एक्चुअल में मेंटोर को उस पर अटेंशन कैसे पड़ा। और हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू बताया जाता है कि वो एक लड़की की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसका बॉयफ्रेंड काफी अब्यूज किया करता है। और उसके बॉयफ्रेंड की बात करें तो वो एक वेल नोन ड्रग डीलर है, जिस कारण जॉन ने उसकी गाड़ी में कुछ ड्रग्स रख दिए ताकि वो उसे पकड़वा सके। पर अनफॉर्चुनेटली उस पे ही उसका प्लान बैकफायर हो जाता है, क्योंकि वो लड़की उस प्लान के बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है। और जैसे ही जॉन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे अरेस्ट कर उस पर ही क्वेश्चन किए जाते हैं, और उस कारण वो एक काफी बुरी स्थिति से गुजर रहा था। साथ ही उससे उसका बैज भी छीन लिया गया, जिस दौरान ही उसे मिलने के लिए मेंटोर आ पहुंचा और उसने जॉन को एक डील ऑफर की कि अगर वो एंटोनिया को काम पर लौटने के लिए मना पाया तो जॉन पर लगे सारे इल्जाम डिसअपियर हो जाएंगे। जो सुनकर जॉन को पहले तो ऐसा ही लगा कि ये सब कुछ इतना इजी नहीं, जिस कारण मेंटोर उसके हाथ में बैज रख देता है, वो भी उसे ये बताते हुए कि एंटोनिया का IQ लेवल 242 है, साथ ही वो वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों में से आती है, जिस कारण जॉन मान जाता है। और इसी कारण उसे वो आज एंटोनिया के पास आ पहुंचा है, जिसके बाद एंटोनिया उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें एक यंग लड़की कार्ला दिखाई जाती है जो अपने डैड को कन्विंस कर रही है उसके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके डैड उसे मना कर देते हैं, यही बताते हुए कि उसकी कंपनी में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कार्ला अपने ड्राइवर के साथ स्टेबल आ पहुंचे, यानी कि अस्तबल, ताकि वो अपने हॉर्स को पिक कर सके। और फिर से बड़े एंटोनिया की तरह तो हम देख पाते हैं कि वो फाइनली जॉन के साथ मिल मेंटोर की बताई हुई जगह पर आ पहुंची हैं, जिस जगहों पर शहर के रईस लोग रहा करते हैं। और वहाँ वो लोग लॉरा तोरेबा के घर आ पहुंचे हैं, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में डील करती है। और उनके वहाँ पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें क्लियर चेक कर घर के अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जहाँ पहुंचते ही उनकी मुलाकात मेंटोर से होती है, जो एंटोनिया को देख वह काफी ही खुश है। पर वो कार से बाहर नहीं निकलती क्योंकि जॉन जाकर मेंटोर से बात करता है, और मेंटोर जॉन को वही रुकने की सलाह देता है ताकि वो भी उनके कामों में उनकी हेल्प कर सके। पर साथ ही मेंटोर ने उसे ये भी कहा है कि जो भी वो यहाँ देख रहा है इस बारे में वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता। साथ ही हम देख पाते हैं कि एंटोनिया को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, जिसे अपने आसपास मंकीज नजर आ रहे हैं, जिस कारण मेंटोर उसके पास पहुँच उसे पिल खिलाकर शांत करता है। और शांत होने के बाद मेंटोर उसे जॉब की बात कर रहा होता है, लेकिन वही हम देख पाते हैं कि एंटोनिया उसे यही कह रही है कि वो पूरी तरह वापस नहीं आ सकती जब तक वो शख्स को ढूंढ ना ले जिसने उसे हर्ट किया था। लेकिन मेंटोर के अनुसार एंटोनिया की वो सारी चीजें काल्पनिक हैं। पर एंटोनिया का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी में एक स्कार है, वो भी उसी के कारण। पर साथ ही मेंटोर का ये मानना है कि वो जो भी चीज थी फिलहाल अब वो शांत है, जिस कारण एंटोनिया अपने कामों पर ध्यान दे सकती है। पर एंटोनिया उसे यही कहती है कि वो कभी भी लौट आ सकता है। पर मेंटोर उसे ये कहता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उन लोगों को एक केस को संभालना है। साथ ही रेड क्वीन टीम भी वहाँ मौजूद है, जिन लोगों ने उस क्राइम सीन के साथ साथ
एविडेंस तक को प्रिजर्व कर रखा है। जिसके बाद एंटोनिया सारी चीजों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए एक शव के पास आ पहुंचती है, जो और किसी का नहीं बल्कि लॉरा की बेटी एल्वेरो का है, जिसका किसी ने कत्ल कर दिया, जिस कारण ही उसने रेड क्वीन टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि एल्वेरो का सर धड़ से अलग कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह अलग नहीं किया, जिसकी सर के कुछ हिस्से को लिक्विड नाइट्रोजन में भिगोया गया था। साथ ही हम देख पाते हैं कि एंटोनिया किस तरीके से उन सारे सिनेरियोस को एक कर रही है, और फिर एंटोनिया उन लोगों को बताती है कि किलर ने एल्वेरो की बॉडी से पूरा खून निकाल लिया, साथ ही उसकी मौत हाइपोवोलेमिक शॉक से हुई है। साथ ही वो उस समय जिंदा था जब उसकी बॉडी से खून को निकाला जा रहा था। साथ ही उसका ये भी मानना है कि किलर ने ये सारी चीजें किसी पर्पस से की है, और जबकि एंटोनिया इन्हीं सारी चीजों पर रिसर्च कर रही थी तो वही हम जॉन को देख पाते हैं, जिसकी बातचीत मेंटोर से हो रही है, और उस बातचीत से हमें समझ आता है कि पुलिस वालों को इस सारे क्राइम का कोई भी एविडेंस नहीं, जिस कारण जॉन कोई भी ट्रबल में फंसना नहीं चाहता। लेकिन वही बात करें मेंटोर की, तो उसने जॉन को ये कहा है कि अगर वो चाहता है कि रेड क्वीन के बारे में जाने तो वो यहाँ रुक सकता है। जिसके बाद ये सीन फिर से क्लैरा की तरफ मुड़ता है, जहाँ वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से ड्राइवर एक दूसरा रास्ता लेने का डिसाइड करता है, पर रास्ते में ही ड्राइवर को समझ आता है कि वो लोग खो चुके हैं, जिस कारण उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है, जिसे देख ड्राइवर को ऐसा ही लगता है कि शायद वो लोग यहाँ से अब निकल सकते हैं। लेकिन सैडली वो शख्स ड्राइवर का गला कट कर देता है और कार्ला से डोर ओपन करने के लिए कहता है, और जब वो रिफ्यूज कर देती है तो उसके हॉर्स को लाकर उसके सामने ही वो खत्म कर देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर कार्ला जंगलों की तरफ भाग जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो कातिल उसे पकड़ लेता है। और अब फिर से बड़े एंटोनिया की तरफ तो वो उन सभी को बताती है कि एल्वेरो का कत्ल घर में नहीं हुआ, बल्कि उसे कहीं और से किडनैप किया गया था। जिसके बाद किलर ने किसी तरह उस किलर ने इतनी कड़ी सिक्योरिटी को बाईपास किया और एल्वेरो की बॉडी को यहाँ ले आया, और उसने पूरा वक्त लिया उसे खत्म करने के लिए, जिससे एंटोनिया को ये समझ आता है कि वो किलर फिर से कुछ करने वाला है। जिसके बाद इतनी सारी चीजों को बताते हुए वो वहाँ से निकल रही होती है, तो मेंटोर उसके साथ एक शख्स को भेजता है, क्योंकि उसका ऐसी स्थिति में अकेले घर जाना अच्छा नहीं। जिसके बाद जॉन भी अपने घर चले जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी मॉम का बर्थडे था और उसने उनके लिए गिफ्ट लाया है। और फिर से बड़े एंटोनिया की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो घर पहुँच फ्रेशन अप हो चुकी है, और साथ ही अपने बच्चे और हस्बैंड की कुछ यादों को याद कर रही होती है, जिससे हमें ये तो नहीं समझ आता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन हाँ हमें इतना तो पता चलता है वो भी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कि एंटोनिया का हस्बैंड कोमा में है। जिसके बाद वो उसे किस करते हुए और उसके कुछ सवालों का जवाब देते हुए जो उसे याद आते हैं, पास में ही चेयर पर बैठ अपने कामों को कंटिन्यू करती है। जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस सा मैन दिखाया जाता है, वो भी एक वेयर हाउस के अंदर, जो कार्ला के फादर को कॉल कर उसे ये बताते हैं कि उनके पास उसकी डॉटर है। जो सुन कार्ला के फादर को ऐसा ही लगता है कि वो किसी तरह का प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब वो शख्स कार्ला के पैर पर बने हुए टैटू की डिस्क्रिप्शन देने लगता है तो वो घबरा जाते हैं। जिसके साथ साथ उसने उसे ये भी कहा है कि उसने ऑलरेडी कार्ला को काफी हर्ट कर दिया है, जिसके साथ साथ अगर उसके फादर उसका प्राइस पे नहीं करती तो वो उसे और भी दर्द देगा, लेकिन वो प्राइस कोई पैसा नहीं बल्कि कुछ और ही है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि मेंटोर ने जॉन को कॉल किया है और उसे कार्ला की किडनैपिंग के बारे में बताया है। साथ ही उसने एक लोकेशन भी उसे दी है, जहाँ उसे लगभग 45 मिनट्स के अंदर पहुंचना है। और वही दूसरी तरफ हम एंटोनिया को देख पाते हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड मॉम के साथ वीडियो कॉल पर है, जिनकी कन्वर्सेशन से हमें इतना तो हिंट मिलता है कि एंटोनिया ने किसी चीज का ब्लेम खुद पर लिया हुआ है, जिससे वो निकल नहीं पा रही, जिस कारण उसकी ग्रैंड मदर उसे शांत रहकर सही क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए कहती है कि अगर वो नहीं तो उस कारण कितने और लोगों की मौत होती। जिसके बाद ये सीन मूव होता है जॉन की तरफ, जो फाइनली मेंटोर से आकर मिल चुका है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि जॉन थोड़ा अपसेट है क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने नहीं मिला। जिसके बाद उसे फाइनली मेंटोर ये बताता है कि वो लोग द रेड क्वीन प्रोजेक्ट है, और उनके कामों की बात करें तो वो लोग ऐसे काम करते हैं, यानी कि ऐसे क्राइम पर इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसकी नॉर्मल इंसानों ने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। क्योंकि कुछ क्राइम हेडलाइन तो नहीं बनते, लेकिन दुनिया में काफी सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं और हमारी पुलिस काफी ही स्लो है, जिस कारण ही रेड क्वीन प्रोजेक्ट को बनाया गया, क्योंकि वो लोग उन मॉन्स्टर के खिलाफ उसी तरह लड़ते हैं जिस तरह वो मॉन्स्टर लोगों पर हमला करते हैं। साथ ही ये प्रोजेक्ट यूरोप में शुरू हुआ, जहाँ बेस्ट ऑफिसर्स को रेड क्वीन या फिर रेड किंग बनने का एक अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, जिनमें से एंटोनिया भी एक रेड क्वीन थी, लेकिन उसने अपने पर्सनल रीजन से जॉब से क्विट कर लिया, जिस कारण अब वो उसे वापस लाना चाहता है और उसी के लिए उसने
उसे जॉन से कनेक्ट किया है ताकि वो एंटोनिया को वापस काम पर ले आ पाए, जिसके लिए जॉन से बेटर कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर भी है और साथ ही लोकल स्ट्रीट को वो काफी अच्छे से जानता है। साथ ही एंटोनिया भी उसे कहीं न कहीं पसंद करती है। जिसके बाद वो उसे कार की पकड़ाते हुए कुछ इंस्ट्रक्शन थमाता है और साथ ही एंटोनिया को लेकर काम पर वापस आने के लिए कहता है ताकि वो लोग कार्ला को ढूंढ सके। जिसके साथ साथ उसने जॉन की गन भी वापस कर दी है और उसके सारे रिकॉर्ड्स को भी हटाने का डिसाइड कर लिया है। जिसके बाद हमें वही शख्स दिखाया जाता है जो अपनी बुक में अपने फादर के बारे में लिख रहा है, यही सोचते हुए कि वो कमजोर है, लेकिन साथ ही अब वो इतना इविल बन चुका है कि उसे नींद भी नहीं आती क्योंकि उसे सारी चीजें याद आती रहती है। और उसी दौरान वो कार्ला को सीसीटीवी मॉनिटर में देखता है जो काफी रो रही है और साथ ही काफी गुस्सा भी है, जिससे चिढ़ वो शख्स अपने हाथ में गोल्फ क्लब लेकर उसके डोर सेल को जोर जोर से नॉक करता है। जिसके बाद वो वापस आकर उस किताब में यही लिखता है कि अब वो कमजोर नहीं है, जिस पर उसके फादर काफी प्राउड कर सकते हैं। और वही दूसरी तरफ फिर से हम जॉन को देख पाते हैं जो हॉस्पिटल की नर्स से बात कर रहा है, जिससे उसे ये पता चलता है कि एंटोनिया का हस्बैंड कोमा में है, साथ ही उसकी कोई भी चांसेस उठने के नहीं। जिसके बाद एंटोनिया उसे हॉस्पिटल की कैफेटेरिया में बातचीत करने के लिए ले जाती है जहाँ उसे ऑलरेडी पता होता है कि किसी न किसी की किडनैपिंग हुई है, जो सुनकर जॉन काफी ही शॉक है। और हम देख पाते हैं कि कार्ला उसे यही बताती है कि लास्ट केस से उसे ये क्लियरली समझ आ गया था कि किसी न किसी की किडनैपिंग होने वाली है, साथ ही उन्हें और भी किडनैपिंग और मर्डर के लिए रेडी रहना होगा। साथ ही एंटोनिया कार्ला की किडनैपिंग पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो अपने अपार्टमेंट जाती है चेंज होकर। जैसे ही वो कार्ला के डैड के घर पहुंचती है तो वहाँ पर ऑलरेडी एंटी किडनैपिंग यूनिट्स मौजूद होती है जो कार्ला के फादर से क्वेश्चन कर रही है। और उनका सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि कार्ला का ड्राइवर और साथ ही उसका एक्स हस्बैंड है। लेकिन वो लोग इन चीजों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि कार्ला की किडनैपिंग से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। लेकिन बात करें कार्ला के फादर की तो उन्हें पूरा भरोसा है ड्राइवर पर और साथ ही उसके एक्स हस्बैंड पे कि वो लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। और जब डिटेक्टिव ये सारे क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम देख पाते हैं कि एंटोनिया घर में घुस सारी चीजों को काफी ध्यान से देख रही है। और साथ ही हम देख भी पाते हैं कि किस तरीके से वो अपने IQ को इस्तेमाल कर ये देख पाती है कि कार्ला किस तरीके से घर में रहा करती थी। जिसके बाद वो वापस टीम के पास पहुंचती है तो नोटिस कर पाती है कि वो लोग कार्ला के फादर से ये पूछ रहे हैं कि किडनैपर ने डिमांड क्या किया है, जिसका जवाब कार्ला के फादर प्रॉपर्ली नहीं देते तो उससे एंटोनिया को समझ आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। साथ ही फिर से पूछने पर कार्ला के फादर के वकील सिर्फ एक शख्स का नाम बताते हैं। जिसके बाद जब वो लोग उस सिचुएशन से निकल ही रहे होते हैं तो उन्हें डिटेक्टिव रोक लेता है, जिस कारण एंटोनिया उन्हें सारा सच बताती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जो सुनने के लिए वो डिटेक्टिव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और उन्हें इस सिचुएशन से दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही दूसरी तरफ हमें किडनैपर को दिखाया जाता है जिसका नाम इज़ीक्वेल है और वो कार्ला से उसका पासवर्ड चाहता है, जो सोच कार्ला को ऐसा ही लगता है कि इज़ीक्वेल डरा हुआ है। लेकिन यह सिचुएशन कुछ और है क्योंकि इज़ीक्वेल को पैसे की नहीं पड़ी, जिस कारण वो कार्ला के सेल में गैस पोड़कर उसे जलाने की तैयारी कर देता है, जिससे डरकर कार्ला उसे पासवर्ड बता देती है। जिसके बाद फिर से बड़े जॉन और एंटोनिया की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों मिल कार्ला के एक्स हस्बैंड से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, जिस बातचीत में एंटोनिया को ये समझ आता है कि कार्ला को उसके हॉर्स और बेटे से काफी ज्यादा प्यार है, जिस कारण वो जॉन को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोड की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में उसे कार्ला के ड्राइवर और हॉर्स की डेड बॉडी मिल जाती है। बट कोइंसिडेंटली उस सिचुएशन पर हम इज़ीक्वेल को भी पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट एंटोनिया को हिट करने वाला था, जिस कारण एंटोनिया और जॉन अपनी कार लेकर उसका पीछा करना शुरू करते हैं। जिस चेजिंग सीन के दौरान एंटोनिया जॉन को कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहती है, जिसमें वो कुछ हद तक तो कामयाब होता है, लेकिन उन्हें एक सिचुएशन पर आकर रुकना पड़ता है क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट एक ट्रक से टकराने वाले होते हैं, जिस कारण एंटोनिया और जॉन पूरे न्यूज में होते हैं, जिससे एंटी किडनैपिंग यूनिट काफी ही चढ़ा हुआ है। साथ ही उनका ये भी मानना है कि ये एक्शन विक्टिम के लिए काफी डेंजरस हो सकता है, जिससे मेंटोर भी सहमत है और वो उसे कार्ला की किडनैपिंग के केस से हटाकर फिर से लॉरा के बेटे के केस पर लगा देता है, जिस कारण वो लोग उस सिचुएशन से निकल रेड क्वीन के बेस आ पहुंचते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात फिर से डॉक्टर से होती है, जिससे उन्होंने जॉन के लिए हुई ब्लड इमेज को देकर किलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जिससे डॉक्टर को किलर के हाथ पर मौजूद आई टैटू नजर आता है, जिसे देखकर एंटोनिया ने उसे सारे टैटू आर्टिस्ट को सेंड करने के लिए कहा है। साथ ही फिर से बड़े कार्ला की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसे अपने सेल के बाजू में
में किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही है, जिससे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सैंड्रा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि मेंटोर एंटोनिया का इंटरव्यू ले रहा है, वो भी क्वीन की पोजीशन के लिए। लेकिन फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से जॉन और एंटोनिया दिखाए जाते हैं, जो दोनों ही तुरेपा कंपनी में लॉरा से बातचीत करने के लिए आ पहुंचे हैं, जहाँ असिस्टेंट उन्हें बताती है कि लॉरा के पास सिर्फ 15 मिनट है। जो सुनकर जॉन थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि बेटे की मौत से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। साथ ही हम कार्ला और सैंड्रा को देख पाते हैं, जो दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, जिस बातचीत से हमें पता चलता है कि सैंड्रा एक टैक्सी ड्राइवर है और उसे इस बात का आइडिया नहीं कि इज़ेक्वेल ने उसे क्यों किडनैप किया, लेकिन हाँ, वो इस बात से डरी हुई है कि कभी न कभी इज़ेक्वेल उसे मार देगा। जिसके बाद हमें फिर से एंटोनिया दिखाई जाती है, जिसे पैनिक अटैक हो रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने लॉरा को वो टैटू भी दिखाया है, जिसे देख वो उन्हें क्लियरली मना कर देती है कि उसने इस टैटू को कभी नहीं देखा। पर इतना ही नहीं, बल्कि उनकी बातचीत में उन्हें ये भी पता चलता है कि किडनैपर ने उससे कुछ ऐसी चीजें मांगी थी जिसे वो फुलफिल नहीं कर सकती थी, जिन बातचीत में एंटोनिया खुद को होल्ड नहीं कर पाती और वो उस सिचुएशन से निकल जाती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि लॉरा ने जॉन को ये भी बताया कि किडनैपर ने ये मेंशन किया था कि बच्चों को उनके माँ बाप के पापों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही हम एंटोनिया को भी देख पाते हैं, जैसे हर जगह मंकीज नजर आ रहे हैं और उस कारण उसने अपनी दवाइयाँ भी गिरा दी है। जिसे ढूंढते हुए जॉन आ पहुंचा है, वो नोटिस कर पाता है कि एंटोनिया स्ट्रीट पर बेहोश पड़ी है, जिसे उठाकर वो उसे उसकी पिल्स देता है और साथ ही कुछ समय उसकी रिकवरी के लिए भी। जिसके बाद एंटोनिया लॉरा की असिस्टेंट से बातचीत करने का डिसाइड करती है, यही सोचते हुए कि शायद वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प कर सकती है। साथ ही जॉन एंटोनिया से पूछता है कि उसे बार बार पिल्स की जरूरत क्यों होती है, जिस कारण हमें फिर से फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के टाइम पर एंटोनिया को काफी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ा था, जिस कारण उसकी इंटेलिजेंस की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और कई सारी दवाइयों का उपयोग किया गया, जिससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे, जिस बारे में मेंटोर को आगाह किया गया था। लेकिन फिर भी मेंटोर के कहने पर एंटोनिया को ड्रग किया गया। और फिर से ये सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देख पाते हैं कि एंटोनिया और जॉन छुपकर असिस्टेंट का पीछा कर रहे हैं, जो घर जाने के लिए 2-3 कैब्स बदलती है ताकि कोई उसे फॉलो ना करे। जिसके बाद उसके घर पहुंचते ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि वो कुछ चीजों से छुप रही है, जिस कारण वो लोग सीक्रेटली उसके घर के बाहर बैठ उसे देख रहे होते हैं, जिस बारे में असिस्टेंट को पता चल जाता है और अपने गार्ड्स को उनकी तरफ भेजती है, जिससे डरकर वो दोनों सिचुएशन से निकल जाते हैं। अब बात करें कार्ला के फादर की, तो हम देख पाते हैं कि वो एंटी किडनैपिंग डिटेक्टिव्स को जल्द से जल्द कार्ला को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। साथ ही हम सैंड्रा को भी देख पाते हैं, जो कार्ला से बातचीत तो कर रही थी, लेकिन उसी दौरान इज़ेक्वेल आ पहुंचता है, जिससे सैंड्रा काफी डरी हुई होती है और बार बार मदद के लिए चिल्ला रही होती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जॉन रात के वक्त एंटोनिया से मिलने के लिए आ पहुंचा है और उनकी बातचीत से एंटोनिया को ये समझ आता है कि इज़ेक्वेल यानी कि किडनैपर को उनसे पैसे नहीं बल्कि किसी तरह का कन्फेशन चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को किडनैप करता है ताकि उनके पेरेंट्स अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर ले। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से फिर से डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ताकि वो लोग किडनैपर की आइडेंटिटी को फिगर आउट कर पाए। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन लोगों को पता चलता है कि किडनैपर की आइडेंटिटी में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, जहाँ उन लोगों को मेंटोर का कॉल आया है और वो उन्हें लॉरा की असिस्टेंट से दूर रहने के लिए कह रहा है। साथ ही अब उसे ऐसा भी लगने लगा है कि उन दोनों का पैर बना के उसने काफी बड़ी गलती की है, जिस कारण एंटोनिया वहाँ से उठकर चली जाती है और हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मेंटोर ने एंटोनिया को एक्सपेरिमेंट के लिए कन्विंस किया था, जिस कारण उसे ये मेंटल ब्रेकडाउन बार बार होते रहते हैं। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट की तरफ बढ़े तो हम देख पाते हैं कि एंटोनिया और जॉन कार्ला के फादर के घर आ पहुंचे हैं, वो भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाते हुए। लेकिन एंटोनिया की बातचीत कार्ला के फादर से नहीं हो पाती, क्योंकि गार्ड्स उसे उस सिचुएशन से ले जाते हैं और बाहर लौटते ही हम देख पाते हैं कि जॉन और डिटेक्टिव पार्ला के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिस कारण जॉन पार्ला को स्लैप कर देता है, जिस सिनेरियो को एक जर्नलिस्ट रिकॉर्ड कर लेता है, जो चीज एंटोनिया को भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन उन पर काफी भारी पड़ सकती है। जिसके बाद ये सीन फिर से कार्ला की तरफ बढ़ता है, जिसकी बातचीत सैंड्रा से हो रही है और उनकी बातचीत से हमें इतना तो समझ आता है कि सैंड्रा और कार्ला एक जैसे नहीं, जिस कारण ही इज़ेक्वेल कार्ला को छूता तक नहीं, क्योंकि कार्ला के फादर से उसे मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। वही बात करिए सैंड्रा की, तो उसके पास उसे देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही हम एंटोनिया और
जॉन को देख पाते हैं जो एंटोनिया को एक टैक्सी के पास ड्रॉप करता है ताकि वो अपने हस्बैंड के पास हॉस्पिटल जा पहुंचे, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर उसे एक अलग ही रूट पर ले जा रहा होता है, जिस कारण एंटोनिया को ये समझ आ जाता है कि वो इज़ेक्वेल है और वो उससे बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही वो उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिस कारण एंटोनिया हिल भी नहीं पाती। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।